हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की क्लास 12 की फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कराते हुए पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में केवल प्रकाश वाले चैप्टर से अर्थात किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र से इस चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ने हैं, आपका सभी कंटेंट इसी क्लास में डिस्कस कर दिए जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। बाकी बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर बहुत ही आसान आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि फिजिक्स के क्लास 12 में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा गया कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा ध्यान दे रहना 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना हुआ है और इनके अकॉर्डिंग आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न को बेहतरीन याद करिए और समझिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होता है कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ध्यान दीजिए, दूसरे प्रश्न को समझिए। इसमें कहा गया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा गया है कॉन्सेप्ट में। इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट में याद कर लीजिए, समझ जाइए। बाकी पेपर में इसके जैसा प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3 है। और आपसे क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG, A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, वैल्यू कितना दिया गया है, 5/3। और आपसे पूछा गया है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और बेहतरीन तरीके से इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पेपर में सॉल्व करते हुए चलने हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, ANW sin C, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और इक्वल टू कितना आएगा, ANG के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुटअप करो और आपका आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 4/3 और बराबर कितने आएंगे, साइन सी बराबर ANG की वैल्यू कितना दिया गया है, इधर दिया गया है 5/3। ये 3 3 से कैंसिल आउट होगा, ये गुणित रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। अब ऑप्शन में देखिए 5/4 कौन सा है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली आ जाएंगे। पेपर में इसके जैसा बोर्ड एग्जाम में 100% पेपर बने हुए हैं, केवल आपको अंक बदल दिया गया है। अगर आपके पेपर में अंक बदले जाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट वाइज लगाइएगा और आपका निकल के आएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, GNW इक्वल टू 5/4। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को कॉन्सेप्ट में समझिएगा। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले संयुक्त लेंस पहले वैल्यू दिया गया है P1, मतलब वैल्यू रखने हैं P इक्वल टू कितना, P1 धन P2, और इसमें रखने हैं P1 की वैल्यू कितना है, 4 डायोप्टर है, और फिर इसके बाद P2 की वैल्यू दिया गया है -2 डायोप्टर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। मतलब P की वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 2 है। और आपसे पूछा गया है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो F इक्वल टू फार्मूला लगाइएगा 1/P × 100। इसका आप लोग यही आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, मतलब कितना हो जाएगा, 100/2
कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। मतलब आंसर कौन से होंगे, आंसर आपके डी होंगे, डी एग्जैक्टली आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही पेपर में बहुत बार बने हुए हैं, जब भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जैक्टली आपके पेपर में 2026 में आने वाले प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल बनते हैं। कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर की क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लेने हैं और जोड़ने पर जितना वैल्यू आएगी वो पी की वैल्यू रहेगी। एफ की वैल्यू हम लोग रखेंगे F इक्वल टू 1/p इंटू 100 और पी की वैल्यू रखेंगे चाहे ऋणात्मक है चाहे धनात्मक है, आपको चिन्ह बेहतरीन तरीके से लिखने हैं। कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएंगे, 50 सेंटीमीटर आपके क्या आ जाएंगे, विल बी राइट आंसर आ जाएंगे। ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का प्रकाश का विचलन कोण अधिकतम होता है। मतलब इसमें आपसे पूछे गए हैं प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन कोण, किस रंग का प्रकाश का विचलन कोण अधिकतम होता है। तो आप ध्यान दे रहे हो ना, सबसे अधिकतम एंगल ऑफ डाइवर्जन अगर किसी कलर का है तो वो बैगनी है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे बैगनी ऑफ फिनाला या विबग्योर का फार्मूला पढ़े थे। ये फार्मूले में यहाँ पर विबग्योर के फार्मूले में यही पढ़े थे, विबग्योर के फार्मूले में यही पढ़े थे कि सबसे पहला है ये विचलन कोण वी फॉर वायलेट, वायलेट के बाद आता है इंडिको, फिर उसके बाद ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है और क्या आता है, रेड आता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन कोण अधिकतम होता है, तो आप लोग बताएंगे सबसे अधिकतम विचलन कोण किसका होगा, वायलेट का होगा। वायलेट का मतलब होता है बैगनी, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कौन से रंग का या प्रकाश में कौन से रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो आर फॉर रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। तो रेड मतलब लाल, लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। अगर पेपर में ऐसे पूछ लिया गया तरंग दैर्ध्य की बात किया जाएगा, तो आप लोग रखिएगा ऐसे लिख लीजिए, आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट वाइज बना लेना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, परंतु बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्ध्य की बात किया जाएगा तो लाल रंग सबसे अधिक होगा, अगर विचलन कोण की बात किया जाएगा तो सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी रंग का होगा। ध्यान दीजिए, ये पेपर में बहुत बार बने हुए हैं, यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपवर्तन सूचकांक वाले गोली कोष की सतह से उसके फोकस अक्ष की दूरियां क्रमशः F1 और F2 है, उनके बीच संबंध। अब देखिए, आपसे कहा गया अपवर्तन सूचकांक वाले गोली कोष की सतह से उसके फोकस दूरियों के क्रम से F1 और क्या है, F2 है, तो वहां पर उनके बीच का संबंध यही आएगा, F2 इक्वल टू कितना आएगा, F2 इक्वल टू n F1। ये याद रख के रहना, क्या आएगा, F2 इक्वल टू n F1। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी एग्जैक्टली आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी पृथ्वी के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, आपसे अगर 1 नंबर में पूछा जाता है, ये प्रश्न 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करने। जब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप लोग सीधा सीधा ये फॉर्मूले को रख सकते हैं, n इक्वल टू कितना होता है, साइन a प्लस डेल m बटे कितना 2 और पूरे के बटे कितने हैं, साइन a बाई 2। ये आपके क्या है, ये तो आपके है
कौन सा सूत्र? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए आपसे इसमें पूछ सकता है, देखिए आप जब भी आप आंसर राइटिंग करिएगा, एक नंबर में अगर पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आपको ये रख देने हैं। कैसे रखेंगे? देखो, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम। डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। ये ध्यान दे रहना। तो आप लोगों को यहां पर लिख देने हैं ऐसे, जहां ए प्रिज्म कोण, ए क्या है? प्रिज्म कोण। आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे, जहां ए प्रिज्म कोण है। और आपको तथा डेल एम डिनोट कर देना, तथा डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण, ये क्या है? विचलन कोण, ये न्यूनतम विचलन कोण है। डेल एम क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ डाइवर्जन, मतलब न्यूनतम विचलन कोण है। और ए क्या है? प्रिज्म कोण है। अगर पेपर में एक नंबर या दो नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाए, तो आप लोग फार्मूला ये रख दीजिएगा, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू साइन ए बाई टू। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके अगर पूछे जाते हैं ऐसे, ये पेपर में एग्जैक्टली बहुत साल पेपर में बना हुआ है, मतलब 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में और 25 में। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में इस साल 2026 में आने वाले प्रश्न है। और देख लेना आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% पेपर में आने वाला है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो, मतलब प्रिज्म तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या हो जाए? ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का हम लोगों ने सूत्र देखा था, क्या कहा गया है? फार्मूले में यही दिया गया। देखिए सबसे पहले कहा गया जो डेल एम है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। मतलब ये क्या है? विचलन कोण है। विचलन कोण है। और कौन सा विचलन कोण है? न्यूनतम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण डेल एम की वैल्यू ए अगर रख दिए जाए, ये क्वेश्चन में कह दिया गया न्यूनतम विचलन कोण डेल एम ए के बराबर है। कहां पर? प्रश्न में दिया गया प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों क्या है? ए के बराबर है। चलो दोनों एक के बराबर बना देते हैं। फिर इसके बाद आपसे कहा गया कि भाई प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को फार्मूला रखने। फार्मूला आप लोगों को ये पता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप इसके नीचे आराम से लिखिएगा, n इक्वल टू कितना आएगा? साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू, और पूरे के बेटे कितने हैं? साइन ए बाई टू है। अब प्रश्न में कहा गया आपसे, क्या कहा गया है इस प्रश्न में? ऐसे कहा गया है, यदि हम डेल एम, ये जो डेल एम है, डेल एम के स्थान पे ए रख दें, दोनों बराबर कर दें, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ए प्लस ए बटे कितना? 2, और पूरे के बेटे कितना है? साइन ए बाई टू। आप इस तरीके से रख दीजिएगा। अगर यहां तक आपका हो गया तो ए और ए जोड़ेंगे तो हम लोग कितना? 2a हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू कितना आएगा? साइन 2a बटे 2। फिर पूरे के बेटे कितने हैं? साइन a बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आपका निकल के आएगा कितना? n इक्वल टू साइन a, और फिर पूरे के बेटे कितने हैं? साइन a बाई 2। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगर साइन 2a रख दें, ध्यान दीजिए, यदि यही प्रश्न में इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहां पर रख दिया वैल्यू साइन ए के स्थान पे, देखिए ए इक्वल टू साइन ए के स्थान पे रख दे रहे हैं 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई 2 रख दे, और पूरे के बेटे कितने हैं? साइन ए बाई 2 है। तो आप लोग कोई डाउट होगा यहाँ पर? देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, साइन ए बराबर होता है कितना? 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो ध्यान दीजिए इनके स्थान पे हम लोग देखेंगे कि साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना निकल के आएगा? n इक्वल टू कितना आएगा? 2 कॉस ए बाई 2। ये आपका क्या होगा? प्रूव दैट आंसर होगा। यही आपके फार्मूले निकल के आते हैं, और आपका बेहतरीन तरीके से आंसर यही आपका निकल के आएगा। मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक
कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 2 cos a बाई 2। कब होगा, जब प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों एक ही बराबर हो। मतलब ये कौन सा कोण है, ये न्यूनतम विचलन कोण एक के बराबर हो, और जो क्या है आपसे कहा गया प्रिज्म कोण, कौन सा कोण, प्रिज्म कोण किसके बराबर हो, प्रिज्म कोण ए के ही बराबर हो। तो यहाँ पर हम लोग इतनी वैल्यू पुटअप करके आंसर आप बेहतरीन तरीके से लिख दीजिएगा। ये पेपर में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% किसी न किसी स्थितियों में घुमाकर पूछे गए हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे भी बना हुआ है, आपसे कहे गए हैं पेपर में, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को यही टॉपिक एग्जैक्टली आप लोगों को लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए, इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एग्जैक्टली इसके जैसा प्रश्न बनेगा। किसी न किसी सीट में आपको देखने को मिलेगा 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला लगाइएगा और उस फार्मूले में वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, पुटअप कर दीजिएगा। तो हम लोग प्रिज्म कोण कितना दिया गया है, देखिए प्रिज्म कोण इस प्रश्न में दिया गया है, प्रिज्म कोण की वैल्यू क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण, अर्थात प्रिज्म कोण ए के बराबर कितना दिया गया है, 63 डिग्री दिया गया है। और इसी प्रश्न में दिया गया अल्पतम विचलन कोण, मतलब विचलन कोण, विचलन कोण की वैल्यू दिया गया है, डेल एम की वैल्यू दिया गया है 29 डिग्री। तो आपसे पूछा गया आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्या पूछा गया है, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर फार्मूला होता है साइन, कितना होता है, यही फार्मूला होता है, साइन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, इसमें बस इतना आता है कि a प्लस डेल एम अपॉन 2k, और इसमें वैल्यू सीधा सीधा रख देना, आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें ज्ञात करने थे, इसमें आपको ज्ञात करने थे आपतन कोण, जो ज्ञात करने रहेंगे इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, रख दीजिएगा। आपतन कोण आई बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करने, इसमें वैल्यू पुटअप करो। ए की वैल्यू कितना है, 63 डिग्री है, और डेल एम की वैल्यू कितना है, 29 डिग्री है, बटी कितना है 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वैल्यू प्राप्त होता है कितना, जोड़ने पर 9 3 12, हाथ लगा 1 6 2 8, इधर कितना आ गया 92/2, मतलब इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 46 डिग्री, मतलब 46 डिग्री आपके क्या हो जाएगा, आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में बनेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग आप इस फार्मूले में रख दीजिएगा। आपतन कोण की वैल्यू अगर पूछा जाता है तो आपतन कोण आई बराबर कितना होता है, a प्लस डेल एम अपॉन 2, मतलब प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे। आगे के प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि वायु के सापेक्ष काच तथा काच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। काच से पानी पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे क्रांति कोण की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लोग देखिए, पहले समझिए, वायु के सापेक्ष किसका दिया गया है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब ए डब्ल्यू नहीं ए एन डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है कितना, 4/3 है, 4/3, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया गया है, इसी प्रश्न में कहा गया है कि वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया गया है 3 कितना है 2 है। अब और आपसे पूछा गया है काच से पानी के आपतित प्रकाश की किरण की क्रांति कोण की वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी क्रांति कोण की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्रांति कोण की वैल्यू रख देना साइन सी बराबर, पहले हम लोग रखेंगे कितना, पहले हम लोग वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू दिया रहेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, साइन सी बराबर फार्मूला रख दिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक।
तो ध्यान दीजिए इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे कितना आएगा 4/3 कितना आ जाएगा 2। बाएं का गुणा बाएं में, अंतर का गुणा अंतर में होगा तो आंसर कितना आएगा आपका साइन सी बराबर प्राप्त होगा 8 कितना 9। तो क्रांति कोण पूछा गया है मतलब साइन सी की वैल्यू दिया गया है कितना 8/9 प्राप्त हुआ। साइन सी बराबर ज्ञात करना है, सी मतलब क्रांति कोण है तो आएगा कितना साइन इनवर्स 8/9। आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए समझता है। अगर पेपर में इनके अकॉर्डिंग देखिए पेपर में इनके अकॉर्डिंग 100% पेपर में बनते हैं, ये एग्जैक्टली आपके पेपर में बनने वाले प्रश्न है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन में कहा गया है क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या प्राय है सिद्ध कीजिए कि यदि n इक्वल टू 1/sin से जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो ध्यान दीजिए पेपर एक ऐसा प्रश्न है जिनमें कई आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक ऐसा आंसर रेडी किया गया है जिसमें बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। कैसे आंसर देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर के क्रांति कोण किसे कहते हैं। जब आपसे क्रांति कोण की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लोग रखना यही सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है, तो दोनों माध्यम के अंतरापृष्ठ के लिए क्रांति कोण कहलाता है। मतलब सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछ रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में केवल 2 लाइन आप लोग लिखिएगा, यही लिखिएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होना चाहिए, अर्थात प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख देना सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो बड़ा हो, मतलब क्रांति कोण मतलब 90 डिग्री से क्या हो बड़ा हो। तो इसे प्रूव दैट करने के लिए कहा गया कि भाई सिद्ध कीजिए कि n इक्वल टू 1/sin से। तो इसमें देखिए sin i बटे sin r स्नेल के नियम लगाए, पहले विरल माध्यम और सघन माध्यम के सापेक्ष sin i बटे sin r इक्वल टू n1 बटे n2। जब i इक्वल टू हम c मान लिए अर्थात ये क्या है क्रांति कोण है, ये क्या है क्रांति कोण मान लिए और r बराबर 90 डिग्री मान ले, क्रांति कोण पर वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री हो जाती है विरल माध्यम में। तो r इक्वल टू 90 डिग्री रखे, जैसे ही वैल्यू पुटअप किए पहले के सापेक्ष मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी प्रकाश तो साइन सी बराबर साइन 90 बटे कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1, तो 1n2 इक्वल टू 1 अपन कितना आएगा साइन सी आएगा, हेंस प्रूव इट। ये आपका क्या था प्रश्न था, और ऐसे ही पेपर में ये प्रश्न बनेंगे और आपसे पेपर में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत बार पूछे गए हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार पेपर में इसके जैसा प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर, और आपको डिटेल में समझकर लिख देने हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, सेम टू सेम यही प्रश्न आया हुआ है। इस प्रश्नों को हम लोग अटेंड करते हैं और क्या पता एग्जामिनर आपसे ये प्रश्नों के केवल अंक चेंज कर दे, और जब भी अंक चेंज किए जाएंगे तो आप यही मेथड का प्रयोग करके आप लोगों को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में यही दिया गया है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखी इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए तो f1 की वैल्यू कितना आती है 10 सेंटीमीटर। हमेशा ये ध्यान दे रहा ना, उत्तल लेंस पर हमेशा धनात्मक वैल्यू आती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसमें आती है ऋणात्मक आती है। f2 की वैल्यू कितना है ऋणात्मक है, मतलब -50 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, अर्थात हम लोग क्या कर देते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की
फोकस दूरी। जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे मतलब सभी लेंसों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2। यहाँ पर पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो दोनों को आप लोग सॉल्व करना, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 50 आएगा। यहाँ पर 50 रख दिए। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर 5, फिर माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया, 4/, कितना आ गया, 50, मतलब 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 50/4 आ जाएगा। ये पलट गया दोनों अंक। तो यहाँ पर आंसर जब इनको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आंसर कितने आएंगे, 25/2। 25 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। f की वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना है, 25/2। ये आपका सेंटीमीटर में वैल्यू आ गया, मतलब f की वैल्यू कितना है, 25/2। या तो 2/25 भी आप रख देना, 1/f की वैल्यू तब प्राप्त होगी। अब आपसे इसी प्रश्न में पूछा गया, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। तो लिख देना, युग्म से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। युग्म से वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर। और जब वस्तु से युग्म की दूरी पूछा जाएगा तो हमेशा ये वैल्यू किस में आती है, ऋणात्मक में आती है। मतलब u की वैल्यू दिया गया है -25 सेंटीमीटर और आपसे v वैल्यू पूछा गया है, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करना। कौन से सूत्र का, लेंस के सूत्र से। ध्यान दीजिए, लेंस का सूत्र फार्मूला क्या था, वहां पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये u को इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, 1/f के स्थान पे 2/25 रख सकते हैं, 2/25 रख देना। नहीं तो 25/2 रखोगे तो ऊपर पलट के आंसर कितने आएंगे, 2/25 से ही आएंगे। प्लस 1/u की वैल्यू कितना है, 25 है, तो यहाँ पर -25 रख दिया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी कितना, 25 और 2 माइनस 1, तो आंसर कितना है, 1/25। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी v की वैल्यू प्राप्त हो गया कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएंगी, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु से अगर आपसे यही प्रश्न पूछा गया, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप आप यहाँ तक एकदम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग सभी कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्नों को पढ़िएगा और एक एक करके क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा। हालांकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहां पर एनालिसिस नहीं कराया जाएगा, केवल आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। आप चाहे जैसे सीरीजों के माध्यम से, चाहे जैसे आप लोग उन प्रश्नों को याद करके, और पेपर में वो प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, तो उन प्रश्नों को केवल एक बार देख लीजिएगा और 100% इसके जैसा प्रश्न बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा।